नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन मेथड। नेशनल इनकम निकालने का महत्वपूर्ण मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम इस मेथड का यूज़ करते हैं और किस तरीके से जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनका यूज़ करके हम अपने देश की इनकम निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रिकॉशंस देखेंगे, उसके स्टेप देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें नेशनल इनकम निकालते वक्त ध्यान रखनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। किन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है, और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है और वो क्यों अराइज होती है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। फिर एक दो सवाल करेंगे, फिर आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड पढ़ेंगे हम लोग, उसका एक फॉर्मेट पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप हम लोगों को उसके अंदर याद रखने हैं। दूसरा, इसकी प्रिकॉशंस देखेंगे, किन आइटम को हम इंक्लूड करें और किन आइटम को हम एक्सक्लूड करें। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है और इसे कैसे अवॉइड हम लोगों को करना है। और लास्ट इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आज आप लोगों का प्री बोर्ड का पेपर था और प्री बोर्ड के पेपर में यहाँ से सवाल आया हुआ था। ठीक है भाई, चलो भाई शुरू करते हैं। दिस इज अ फॉर्मेट, दिस इज अ स्टेप, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। ये स्टेप लिए जाएंगे प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आती हैं सिर्फ दो चीजें, पहला सेल्स, दूसरा चेंज इन स्टॉक। सिंपल सी बात है, एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सामान बेचता है, ठीक है, सामान खरीदता है। जो सामान उसने बेचा उसमें से लेस कर देगा जो सामान उसने खरीदा, ठीक है। जो उसका बीच का गैप होगा वो उसका होगा प्रॉफिट। 100 रुपए का सामान बेचा, 80 का उसने खरीदा था, 20 रुपए बच गए, वो उसका प्रॉफिट है। उसी को हम इसमें बोलते हैं जीडीपी एमपी। समझ में आई बात। अब अगर सारा का सारा सामान बिक गया तो सेल हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ सामान बिना बिके रह गया तो उसे क्या बोलेंगे, अनसोल्ड स्टॉक। और जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको भी हम यहां पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि इस साल नहीं बिका तो अगले साल उसे बेचेंगे। समझ में आ रही बात। अब इंपॉर्टेंट बात सेल की है। सेल आप कहां कहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है, सेल या तो अपने देश में कर सकते हैं या दूसरे देशों में कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेल में हम क्या चीजें लिखेंगे जरा ध्यान से देखो। सेल में हम लिखेंगे सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा इंटरनेशनल सेल्स, जिसको आप एक्सपोर्ट बोलते हो। ठीक है भाई, ये आ जाएंगे सेल्स के अंदर। फिर एक चीज होती है सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, कुछ चीजें हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए ले लिए, जैसे एक किसान है, किसान गेहूं उगाता है और कुछ गेहूं अपने लिए रख लेता है, तो उस गेहूं को क्या बोलते हैं, सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। तो सेल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले अपने पास जो सामान रख लिया जाता है, फिर डोमेस्टिक सेल, फिर इंटरनेशनल सेल। सिंपल सी पहली बात, सबसे पहले अपना भरो, फिर दूसरों का भरो, दूसरों में सबसे पहले अपने देश वालों को बेचो, फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो दूसरे देश वालों को बेचो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या चीज आ जाती है इसमें, सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ, ठीक है, प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन, फिर डोमेस्टिक सेल, फिर इंटरनेशनल सेल जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तीनों को जोड़ देंगे तो आ गया सेल्स। फिर नीचे लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक। अगर ये दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। जैसे ही दो चीजों को ऐड करते हैं, दोनों चीजें हमने ऐड की, तो हमारे पास आ जाता है ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ये वो सामान है जो हमने बेच दिया है या फिर अपने पास बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से लेस कर देंगे जितने का हमने सामान खरीदा था। जितने का सामान हमने खरीदा था उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। ये एक मेन हेडिंग है। ये क्या है, एक मेन हेडिंग, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इनपुट आता है, रॉ मटेरियल परचेज आता है, इंपोर्ट आता है, ठीक है, और अदर चीजें, अदर कॉस्ट आती है, अदर कॉस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें से घटा देंगे। समझ में आ रही बात भाई। हमने सेल करी, हमने परचेज करा, सेल में से परचेज को घटाया, बीच का सारा मुनाफा, और इस मुनाफे का नाम है जीडीपी एमपी, या हम इसे बोलते हैं जीवीए एमपी, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जैसे ही इसमें से डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एनडीपी एमपी, जिसको बोलते हैं एनवीए एमपी।
जैसे अब इसमें से हम NIT लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा GDPFC, सॉरी NDPFC, जिसको बोलेंगे NVAFC, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और जैसे ही इसमें NFI यानी दूसरे देश की बाहर की कमाई हम जोड़ देते हैं तो अपने पास आ जाएगा NNPFC, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है NIT कैसे निकालते हैं, IT माइनस सब्सिडी, और NFI कैसा निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और लास्ट में निकल जाती है अपने पास नेशनल इनकम। समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लो एक बार। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसके अंदर आती है सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सेल्स में ठीक है कंजप्शन फॉर, एक तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, दूसरा डोमेस्टिक सेल, तीसरा एक्सपोर्ट, तीनों आ जाएंगे सेल्स के अंदर। फिर आएगा चेंज इन स्टॉक, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस आता है। इसमें से लेस कर देंगे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, जिसके अंदर इंक्लूड होती है इस पूरे प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, जैसे इनपुट हो गया, रॉ मटेरियल परचेजेस हो गए, इंपोर्ट हो गए। जैसे इनको एडजस्ट कर देते हैं तो आ जाता है GDP-MP, आता हमारे पास है GVA-MP, लेकिन हम उसको GDP-MP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GDP-MP। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि GVA-MP, ठीक है, इसका सम्मेशन कहलाता है GDP-MP। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये GVMP का मतलब ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस एक सेक्टर की। जैसे हमारे पास प्राइमरी सेक्टर हो गया, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिसरी सेक्टर, सबको अगर हम जोड़ देते हैं तब ये मिलके आता है हमारे पास GDP-MP, यानी ये प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टेरिसरी सेक्टर सबको जोड़ देते तो ये आ जाता है। अब इसके अंदर हमने इन दोनों को एक जैसा क्यों लिखा? क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आता है तो ये टोटल करके दिया जाता है, इसलिए दोनों बराबर। समझ में आई बात? तो ये फॉलोइंग स्टेप हम यूज करेंगे और इन स्टेप का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? अपनी नेशनल इनकम निकाल लेंगे। समझ में आ गई बच्चे बात? कंफर्म है ये चीज? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, चलो भाई सवाल देखते हैं सीधा। ये आ जाओ भाई, ये देखो सबसे पहले आपके पास सवाल दे रखा है, कहता सेल्स मेरे पास है 300, डेप्रिसिएशन है 20, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 30, परचेज ऑफ इंटरमीडिएटरी 150, चेंज इन स्टॉक है -10 और परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है 100। और कहता है क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस NVAMP। ठीक है, ये कह रहा है कि ये निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट पता है तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर जस्ट बाहर आ जाएगा बिना टाइम बर्बाद किए। ठीक है, देखे जरा, तो सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं कितने की? 300 लिख लिया बच्चे, सेल्स 300। उसके बाद क्या है जो इसने दे रखा है, यहां आ जाओ, डेप्रिसिएशन लिखते हैं कितना? 20। डेप्रिसिएशन यहां से हम 20 घटा देंगे। ठीक है भाई, फॉर्मेट इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए, तो इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना है, पर्ची बना, जो आपको करना है करो, बस इसको याद कर लेना है तुम्हें। याद है तो फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 30। घटाओ भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 30, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 घटा दिए, ये भी यूज हो गया। परचेजेस ऑफ द इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट कितने हैं? 150। 150 आगे अपने पास। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, चेंज इन स्टॉक कितने हैं? -10। लिख लो भाई -10। ठीक है, और लास्ट है आपके पास परचेज ऑफ मशीनरी। बच्चे हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो हम बेच रहे हैं उसमें से जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू को घटाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल को, ना कि मशीनरी को। तो मशीनरी जो हमने खरीदी है उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। मशीनरी इज द कैपिटल गुड्स, या फिर आप बोल सकते हो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, इसलिए इसकी वैल्यूएशन हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। कहीं आप इन 100 रुपए की ट्रीटमेंट यहां पर जोड़ के लिख दो, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो बच्चे, 300 में से 10 गए 290, कितने आ गए? 290। 290 में से 150 गए 140, 140 में से 20 गए 120, 120 में से 30 गए 90। तो मेरी डोमेस्टिक इनकम है 90 और NVAMP है 120। तो लो जी, NVAMP निकल गया। बड़ा आसान सा सवाल था।
सवाल बड़े आसान हो जाते हैं अगर आपको फॉर्मेट पता है तो। फॉर्मेट पुट करो, वैल्यू निकाल दो। जब भी एग्जाम में स्टेप पूछता है तो कहते हैं इन स्टेप को फॉलो करते हुए हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम निकालेंगे, और पेपर में आ जाता है इसको चिपकाओ, वैल्यू रखो, आपका आंसर भी आ जाएगा। जस्ट इजी सा काम है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 2001 को एक्स फर्म का डाटा ये दे रखा है और NVAMP आपको निकालना है। NVAMP फिर से यही चीज आपको निकालनी है, ठीक है भाई। देखे जरा, चलो कहता है सेल्स आपके पास कितनी है 90 की, लिख लेते हैं सेल्स 90। लो जी सेल्स आ गई 90। फिर कहता है क्लोजिंग स्टॉक 25 है, ओपनिंग स्टॉक 15 है। क्लोजिंग स्टॉक 25 है, ओपनिंग स्टॉक 15 है। 25 में से 15 गए तो कितने बच गए 10। उसके बाद कहता है जीएसटी, ये देखो भाई इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये क्या आ गया आईटी, ठीक है। सब्सिडी की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो आईटी में से सब्सिडी को लेस करेंगे। आईटी कितना है 10, सब्सिडी नहीं दे रखी तो 10 माइनस 0 कितना आ गया 10। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 10 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 10। हमारे पास एनआईटी भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, ये हमने एडजस्ट कर लिया। डेप्रिशिएशन कितना है 20। लो जी 20 डेप्रिशिएशन भी हमने यहां से घटा दिया। फिर कहता है इंटरमीडिएटरी कंजप्शन कितना है बच्चे 40। ये इंटरमीडिएटरी कंजप्शन भी यहां से 40 घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये देखो बच्चे, इसका क्या करेंगे ये आपको बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने इंटरमीडिएटरी कंजप्शन ले लिया तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट जैसी चीजें दोबारा से इसमें से नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेजेस पहले इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए तो इनकी वैल्यू को देखो, ये कितनी वैल्यू है 15, ये कितनी है 40। इसका मतलब ये 15 भी इस 40 के अंदर पहले से इंक्लूडेड है। इसलिए देखो क्या है इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, ये मेन हेडिंग है और इसके अंदर ये सारा का सारा खर्चा आता है, तो इस 15 को हम अलग से ट्रीट नहीं करेंगे। समझ में आई बात, एग्जाम में सवाल आता है और आपको परेशान करेगा। रेंट कितना है 5, वो इस फॉर्मेट में कहीं नहीं दे रखा, उसका यूज भी नहीं करना है। तो 90 और 10 100, 100 में से 40 गए 60, 60 में से 20 गए 40, 40 में से 10 गए 30। तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है 30 और एनवीएमपी है कितनी 40। लो जी एनवीएमपी आ गई 40। हो गया सवाल, समझ में आ गई बातें, नहीं आई चलो एक सवाल और कर लेते हैं, नहीं आई तो करके दिखाओ बच्चे ये सवाल मेरे को एक बार। देखो भाई अब ये छोटा सा सवाल भी आ सकता है आपकी फाइनल एग्जाम में। कहता है डोमेस्टिक सेल ऑफ ए, ठीक है। अच्छा इस बार क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू एडिड बाई फर्म ए एंड बी। दो दो फर्म है तो लिख लो भाई इधर, ये मेरे पास फर्म ए है और ये मेरे पास फर्म बी है, ए और बी। कहता है ए की डोमेस्टिक सेल कितनी है 4000 और ए का एक्सपोर्ट कितना है 1000, ठीक है भाई। तो यहां लिखो, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था एक डोमेस्टिक सेल दूसरा एक्सपोर्ट, ठीक है। डोमेस्टिक सेल कितने आ गए भाई 4000 और ये कितना आ गया 1000, तो यह लिख दो भाई ये टोटल कितने आ गए 5000, ठीक है। अगला देखो ए की परचेजेस कितनी है 1200। लो जी ए के परचेजेस आ गए 1200, ठीक है। आगे देखो बी की सेल कितनी है 2940 और बी की परचेजेस कितनी है 1800, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो देखो अब क्या करना है, आगे करो इसे एडजस्ट। ये कुछ था नहीं, ये अपने पास वैल्यू आ गई 5000, ये 2940, ये लेस करेंगे ये आ गए 3800, इसमें से घटाएंगे 1140। तो देखो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैल्यू एडिड बाई फर्म ए 3800 और 1140 यही हमने निकाला है, 3800 और 1140। तो देखना भाई GVAMP ए की और GVAMP बी की, ये 3800 और ये 1140 दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4940। इसको बोलेंगे हम GDPMP,
ठीक है। तो जीडीपी एमपी क्या आ गया, जीवीए एमपी ऑफ ए प्लस जीवीए एमपी ऑफ बी, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं तब हमारे पास जीडीपी एमपी आता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। चलो समझ में आ गई ये चीजें, तो आपको इसके स्टेप समझ में आ गए, आपको इसके क्वेश्चन समझ में आ गए। अब जरा इसकी प्रिकॉशंस देख लेते हैं। क्या देखेंगे भाई अब इसकी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस आर जस्ट किसको हमें इंक्लूड करना है और किसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो छोटी छोटी सी बातें, वैसे तो टोटल इसके अंदर 12-13 हमने लिखे हैं, बट आपको कोई भी 4 से 5 याद रख लेनी है। तो देखो, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो अंतिम वस्तुएं हैं, ठीक है, जो रेडी टू सेल हैं, उसको इंक्लूड करना है। और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे देखो भाई, सेकेंड हैंड गुड्स का खरीदना और बेचना या परचेजेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पर मिलने वाले कमीशन या ब्रोकरेज को हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उससे नई सर्विसेज जनरेट हुई हैं। अगला, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इनके सेल एंड परचेज से मिलने वाली इनकम को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इन्हीं के सेल एंड परचेज से मिलने वाली कमीशन को हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद कोई भी प्रोडक्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटी, कोई भी आपने इलीगल एक्टिविटी की है, जैसे स्मगलिंग होगी, थेफ्ट होगी, चोरी डाल दी, डाका डाल दिया, उससे आपको अगर इनकम हो रही है, उससे होने वाली इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, उसको भी कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे सर्विसेज ऑफ द पेरेंट्स, सर्विसेज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, सर्विसेज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि जो काम आपके लिए आपका हस्बैंड वाइफ कर सकता है, जो काम आपके लिए आपके मदर फादर कर सकते हैं या दादा दादी कर सकते हैं, वो किसी और से पैसे देकर नहीं कराया जा सकता। तो उनके द्वारा दी गई सर्विसेज कभी भी मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं की जा सकती हैं, इसीलिए ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं और इनको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अभी जो बच्चों का एग्जाम हुआ है प्री बोर्ड का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई सुनीता नाम की एक लेडी है, वो अपने घर के सारे काम करती है और अपने फ्री टाइम में अपने किचन के बाहर एक गार्डन है, गार्डन में सब्जियां उगाती है और उसको कंज्यूम करती है। तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं? आप बोलोगे सुनीता एक हाउस होल्ड है, वो प्रोड्यूसर नहीं है। अगर वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन करती है तो इससे मिलने वाली इनकम को, होने वाली इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती है। समझ में आई बात? और दूसरी बात, वो एक प्रोड्यूसर नहीं है जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करे तो हम उसको इंक्लूड करें। अब हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए इंक्लूड करा था। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रोड्यूसर सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है, डोमेस्टिक सेल करता है और एक्सपोर्ट करता है, इन तीनों को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन एक हाउस होल्ड या कंज्यूमर, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई चीज प्रोड्यूस करता है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? कंज्यूमर ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, सेल्फ कंज्यूम कर लिया, उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन एक प्रोड्यूसर ने बनाया है तो उसको इंक्लूड करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ भाई, यहां पर कुछ ये 4 पॉइंट ऐसे हैं। इम्प्यूटेड रेंट ओनर ऑफ ऑक्यूपाइड हाउस, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड सेल्फ कंजप्शन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द फ्री सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, एनपीओ। ये सारी की सारी वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं। बस इस शब्द को ध्यान रखना, इम्प्यूटेड। ठीक है, समझ में आई बात? तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि इंक्लूड करेंगे या नहीं। जितनी याद हो जाए वो आपको लिख लेनी है। ठीक है भाई। अब ये देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था, गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन, ठीक है, ये देखो भाई, सेल्फ, इस चीज को पहले मैं क्लियर कर देता हूं। अगर गुड्स प्रोड्यूस किए हैं एक कंज्यूमर ने और एक प्रोड्यूसर ने, ऐड करेंगे या नहीं? सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन की है प्रोड्यूसर ने, या फिर इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं, ये देखते हैं भाई। ध्यान से सुनना। एक किसान ने सब्जियां उगाई और
कुछ खुद यूज कर ली, बाकी बची हुई मार्केट में बेच दी। जो खुद यूज करी हैं क्या उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? हम बोलेंगे जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। वहीं एक व्यक्ति ने अपने घर के गार्डन में सब्जियां उगाई और खुद उसको कंज्यूम कर लिया, खुद उसकी सब्जी बना के खा गया, उसको हम इंक्लूड करेंगे? बच्चे उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर नहीं है, अपने फ्री टाइम में जो भी काम करता है हम उसकी वैल्यूएशन नहीं लगा सकते, ठीक है? और ना ही गवर्नमेंट उसका पता लगा सकती किसने कहां पर क्या काम किया। आगे देखो, सर्विसेज। अगर किसी प्रोड्यूसर ने या किसी कंज्यूमर ने कोई सर्विसेज सेल्फ कंज्यूम की है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम के अंदर। कंज्यूमर ने की है तब भी नहीं, प्रोड्यूसर ने की है तब भी नहीं। ये क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं किसी मदर ने अपने बच्चे को घर पे पढ़ाया, तो ये एक सर्विसेज दी जा रही है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है? उसकी वैल्यूएशन को इनकम नहीं करेंगे, ठीक है? वहीं पर एक टीचर किसी और के बच्चे को पढ़ा रहा है, उससे उसको इनकम मिल रही है, लेकिन खुद के ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो उससे भी उसको इनकम मिलनी चाहिए, है ना? तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। अगर खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजप्शन, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही एक इलेक्ट्रीशियन है, मान लो आपके घर का बल्ब खराब हो गया, आपने अपना बल्ब ठीक कर दिया या लाइट ठीक कर ली, तो आप एक कंज्यूमर हो, एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड हो, तो आपने जो सर्विसेज खुद को दी उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ऐसे ही एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन की घर की बिजली खराब होगी, उसने खुद के घर की बिजली क्या कर दी? ठीक कर दी, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए उसने अपनी सर्विसेज का यूज किया है, तो उसकी भी एस्टिमेशन नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। और आज के एग्जाम में जो सवाल आया था बच्चे, वो सवाल था ये सवाल था, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय द कंज्यूमर इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, उनकी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको ध्यान से पढ़ो फटाफट। चलो भाई, अब एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे आ जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, ध्यान से सुनना। एक ही प्रोडक्ट किसी के लिए फाइनल होता है, किसी के लिए इंटरमीडिएटरी होता है, इस बात का ध्यान रखना। एक ही प्रोडक्ट फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएटरी भी हो सकता है। कैसे? डिपेंड करता है उसका फाइनल यूजर कौन है। अगर किसी प्रोडक्ट का फाइनल यूजर एक कंज्यूमर है तो फाइनल गुड है, और किसी प्रोडक्ट का एक फाइनल यूजर एक प्रोड्यूसर है तो वो इंटरमीडिएटरी गुड्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक फर्नीचर है, मैं एक फर्नीचर लेके आया और मैंने वो फर्नीचर अपने घर में यूज कर लिया, वो मेरे लिए फाइनल गुड्स है। क्या कहलाएगा? कंज्यूमर फाइनल गुड, ठीक है? उसे एक फर्नीचर के शोरूम वाली कंपनी ने खरीद लिया और फर्नीचर अपने शोरूम पे रख दिया बेचने के पर्पस के लिए, उसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएटरी गुड्स बोले। ये बात आई समझ में? ठीक है, ये तो बात हुई एक प्रोडक्ट फाइनल और इंटरमीडिएटरी दोनों हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। ये क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब है ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब आप एक से ज्यादा बार प्रोडक्शन की वैल्यू को जोड़ लेते हो उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और ऐसा कब होता है? जब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कई प्रोसेस से होकर गुजरता है और हर बार उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जरा ध्यान से देखिए, भाई एक फार्मर है, क्या है? एक फार्मर ने गेहूं उगाया। क्या उगाया? गेहूं। और उस गेहूं को मील वाले को बेच दिया। किसको बेच दिया? मील वाले को। मील वाले ने इसका आटा बनाया और इसको बेच दिया इसने बेकर को, बेकरी वाले को। बेकर ने इसका ब्रेड बनाया और बेच दिया शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने इसको जस्ट रीसेल कर दिया कंज्यूमर को, कंज्यूमर या कस्टमर को। ठीक है भाई, अब हुआ क्या जरा ध्यान से देखो। मान लेते हैं कुछ भी इनपुट लगाए बिना फार्मर ने अपना जो प्रोडक्ट है वो मील वाले को बेचा 400 रुपये में। मील वाले ने अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़कर बेकर को बेचा 600 रुपये में। बेकर ने शॉपकीपर को वही सामान अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़कर 800 में बेचा।
और शॉपकीपर ने सीधा सीधा 100 रुपये जोड़कर 900 रुपये में कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो गेहूं के 400 रुपये हैं वो मील, बेकर, शॉपकीपर और कंज्यूमर 4 बार काउंट हो चुके हैं। बेकर वाले 3 बार काउंट हो चुके हैं और शॉपकीपर वाले 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो इसी को बोलते हैं ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसकी वजह जो किस वजह से क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि आपने नेशनल इनकम को, ठीक है, कैलकुलेट करते वक्त एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू कई बार जोड़ ली है। ठीक है, तो आपको एक बार इसे पढ़ना है कि वीट की वैल्यू 4 बार काउंट हो चुकी है, मील की सर्विस 3 बार काउंट हो चुकी है और बेकर की सर्विस 2 बार काउंट हो चुकी है। अब इससे बचने का क्या समाधान है, इससे बचने के 2 समाधान है। कितने समाधान है, 2। पहला फाइनल आउटपुट मेथड, कौन सा, पहला क्या है, पहला लिख लेते हैं फाइनल आउटपुट मेथड, जो सीधा बोलता है कि भाई फाइनल आउटपुट में से लेस कर दो इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। फाइनल आउटपुट कितना है, इन सबको जब जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है, 2700। ठीक है, फाइनल आउटपुट है 2700 और इसमें इंटरमीडिएटरी कितना है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं जो कि कितना आ जाएगा, 1800। तो कितने आगे टोटल, 900। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे करो, ये जो प्रोसेस जहां पर भी खत्म हुई है तो लास्ट में कितने का प्रोडक्शन था, 900 का, तो भाई 900 की ही नेशनल इनकम जनरेट हुई है, या बोल सकते हैं 900 की ही इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड, अब ये वैल्यू एडिड मेथड क्या कहता है, जिस व्यक्ति ने जितनी वैल्यू ऐड की है बस उसको जोड़ दो। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ये देखो फिर, किसान ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 400, मील वाले ने कितनी ऐड करी, 200, शॉपकीपर ने कितनी ऐड करी, 200, और यहां पर कितनी आ जाएगी, 100। तो आप क्या बोलोगे, फार्मर ने 0 का खरीदा, 400 का बेचा तो 400 की वैल्यू ऐड करी। मील वाले ने क्या करा, 400 का खरीदा, 600 का बेचा, 200 की वैल्यू ऐड करी। बेकर ने क्या करा, 600 का खरीदा, 800 का बेचा, 200 की वैल्यू ऐड करी। शॉपकीपर ने क्या करा, 800 खरीदा, 900 का बेचा, 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी, यानी इसने 100 रुपए एक्स्ट्रा उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर दिया। अभी बढ़ी हुई वैल्यू को ऐड कर लो, 400, 500, 600, 700, 800, एक 900, अब भी टोटल कितना आ गया, 900। तो इन 2 तरीके से आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हो, एक टोटल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, दोनों के दोनों मेथड आपको दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो एक बार इसको रीड करो आप फटाफट। चलो, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। एक बार फिर भी प्रिकॉशंस मैं आपको बता देता हूं, हर एक मेथड के साथ तीनों की तीनों प्रिकॉशन बताता हूं मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए शॉर्ट में, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आता है कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए प्रोडक्शन मेथड के प्रिकॉशंस बताइए, इनकम मेथड के प्रिकॉशन बताइए, या एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन बताइए। तो देखो, सेकेंड हैंड गुड्स के परचेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन, इस बात को ध्यान रखना, प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन इसको हम इंक्लूड करेंगे अगर ये किसने करा है, प्रोड्यूसर ने किया है। लेकिन अगर ये कंज्यूमर ने किया है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। डोमेस्टिक सर्विसेज परफॉर्म बाय द फैमिली मेंबर फॉर ईच अदर नॉट इंक्लूडेड, जैसे सर्विसेज ऑफ फादर, मदर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्सेशन कैपिटल शुड बी इंक्लूडेड, खुद के लिए प्रोडक्शन करा यानी सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ प्रोडक्शन, यानी प्रोड्यूसर कुछ बना रहे तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये थे प्रोडक्शन मेथड के तहत। ठीक है, इनकम मेथड के तहत क्या कहता है, ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते, जो कि फ्री की कमाई होती है। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड से होने वाली इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। शेयर डिवेंचर बॉन्ड से होने वाली इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। विंडफॉल गेन से होने वाली इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। अप्रत्याशित लाभ बोलते हैं इसे, जैसे आपकी जमीन है 10 लाख रुपए की थी, हाईवे निकल गया 10 करोड़ की हो गई। ठीक है, जमीन उतनी की उतनी है फिर भी वैल्यू बढ़ गई, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित लाभ। ठीक है, बैठे बिठाए लाभ। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाई इनपुट बाय द ओनर, हाँ भाई, खुद के प्रोडक्ट का यूज करोगे, जैसे आपके पास एक घर है, ठीक है,
आप उसके अंदर रह रहे हो, नहीं रह रहे होते तो आपको रेंट मिलता, तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। इनडायरेक्ट टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते, किसी भी टाइप के टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज टैक्स इज द पार्ट ऑफ इनकम। अगर हमने एक बार इनकम ले ली है तो टैक्स क्यों लेना भैया, समझ में आई बात। टैक्स इज द पार्ट ऑफ इनकम, एक बार इनकम इंक्लूड होगी तो टैक्स दोबारा से इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में देखो, इंटरमीडिएटरी एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते, ट्रांसफर पेमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते, सेकेंड हैंड गुड्स पर किए गए खर्चे को भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। शेयर डिवेंचर के खरीदने पर किए गए खर्चों को भी इंक्लूड नहीं करते। और ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, खुद के लिए अगर आपने प्रोडक्शन किया है, जैसे किसान खुद के लिए गेहूं उगा रहा है, उसको हम इंक्लूड करेंगे। ये बात आ रही है भी समझ में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम का है, क्योंकि एग्जाम में जब ये आएगा तो बड़े शॉर्ट में आप यहां से कर सकते हो। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। चलो भाई, तो ये था आज का हमारा सेशन। सेशन का अंत यही करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, इसको फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या था ये, आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड के स्टेप पढ़े कि हम प्रोडक्शन मेथड के किस किस तरीके से हम इसको इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले सेल आएगी, सेल में 3 चीज़ें होती हैं, डोमेस्टिक सेल, इंटरनेशनल सेल जिसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और तीसरा होता है सेल्फ कंजप्शन के लिए हम चीज़ों को जोड़ देते हैं। सेल्फ कंजप्शन को आप अलग से भी लिख सकते हो। इन तीनों को जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करके चेंज इन स्टॉक लिख दिया, जिसको हम अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं। तो क्या आएगा, ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस, लेस करेंगे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, जीडीपीएमपी आ जाएगा, माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन, एनडीपीएमपी आ जाएगा, माइनस करेंगे एनआईटी तो एनडीपी एफसी आ जाएगा, और उसके अंदर जोड़ देंगे एनएफआईए तो एनएनपी एफसी आ जाएगा, यानी नेशनल इनकम आ जाएगा। फिर प्रिकॉशंस हमने इसकी पढ़ी, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना, किन किन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है। गुड्स सेल्फ कंजप्शन के लिए, गुड्स अगर कंज्यूमर ने बनाए हैं इंक्लूड नहीं करते। सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में जरूर जोड़ेंगे। सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर सर्विसेज कंज्यूमर ने यूज़ की है तब भी इंक्लूड नहीं करनी, प्रोड्यूसर ने यूज़ किया तब भी इंक्लूड नहीं करनी। समझ में आई बात। फिर हमने इसके 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ सवाल आप घर जाके आराम से कर लेना, वो जरूरी है आपके लिए। आज की सेवा समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।